We will start with the stresses on inclined plane. In the next topic, we'll cover the stresses on strain on inclined plane. तो पहले स्ट्रेस की बात कर रहे थे. सिंपल स्ट्रेस हमने पढ़ लिया था, सिंपल स्ट्रेन हमने पढ़ लिया है, बेसिक्स कवर कर लिए हैं. अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंक्लाइन के लिए पढ़ना है. अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप नॉर्मल के लिए पढ़ रहे थे, नॉर्मल प्लेन के लिए. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर प्लेन, उस पर ही स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे. फाइन. अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्ट्रक्चर है आपके पास. इस स्ट्रक्चर को हम डार्क बनाएंगे जिससे आपको समझने में इजी हो जाए. मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे प्लेन्स थे. बहुत सारे प्लेन्स का मतलब एक प्लेन तो ये था जिसपे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाल रहे थे, ऐसे करके जो मेरा स्ट्रेसेस आ रहा था. ठीक. अब इसके अंदर अगर मैं लोड यहाँ से लगा रहा हूँ, इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस, तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है. इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस और P किलो न्यूटन, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द स्ट्रक्चर विल ब्रेक along this axis only. It is also a possibility that this structure will break along some inclined axis. हो सकता है inclined portion से टूट जाए, जरूरी थोड़ी है नॉर्मल पोर्शन से टूटे, यहाँ से भी टूट सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मान लो कि अगर मैं दो अलग अलग पीस लेता हूँ. मान लो अगर मैंने एक पीस ये ले लिया है और दूसरा पीस ये वाला ले लिया. इन दोनों पीसेस को चिपका दिया है यहाँ से. ये अलग अलग पीस है. अब हमने क्या किया, ये दो अलग अलग पीसेस थे, इनको चिपका दिया. मान लो फॉर एग्जांपल इनको वी हैव ग्लूड दीस टू पीसेस लाइक दिस. इट मींस दैट नाउ द वीकेस्ट प्लेन विल बी दिस प्लेन व्हिच इज द इंक्लाइंड प्लेन. I guess you can understand, if we have two different bodies like this and this, we have two structure and we have glued these two structure along this particular plane. This is the plane जहाँ पे आपने इनको attach किया है. Fine. It means that now if you will apply some force, like for example if you are applying a force of P kilonewton, if you are applying a force of P kilonewton, then what will happen is that the plane which you have glued, that will be the weakest plane. तो अभी ये जब टूटेगा तो उसी प्लेन से टूटेगा जहां से आपने चिपकाया हुआ है. चाहे इमेजिन करके देख लो, कोई पोर्शन आपने चिपका रखा है, खींचोगे तो उसी प्लेन से टूट जाएगा. इसका मतलब इस प्लेन के अलोंग, ध्यान से समझना, इसका मतलब इस प्लेन के अलोंग इसका रिस्पॉन्स उतना नहीं था जितना होना चाहिए था. इसका मतलब इस प्लेन के अलोंग अगर ये नहीं टूटा तो इस प्लेन के अलोंग ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैपेबल था. बट इस प्लेन के अलोंग जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे वो उतने कैपेबल नहीं होंगे जो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके. तो नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द स्ट्रेसेस which will be developed on this inclined plane. That is the chapter stresses on inclined plane. उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे. फाइन. तो लेट्स कंसीडर दिस नॉर्मल एलिमेंट. ये हमारा एक बेसिक एलिमेंट है. दिस इज अ नॉर्मल एलिमेंट विच वी विल कंसीडर. लेट्स से दैट दिस इज द नॉर्मल एलिमेंट विच वी हैव. इस नॉर्मल एलिमेंट पे वी ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा था. लेट्स से दैट कि एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है. ये मान लो ये सिग्मा एक्स लग रहा है और ये एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वाई. आप एक टू डायमेंशन का केस ले रहे हो. एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे जिसकी वजह से एक्स और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे. फाइन. ये तो नॉर्मल स्ट्रेसेस थे. बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपसे ये कहा जाता है कि इफ द स्ट्रेसेस आर प्रोवाइडेड टू यू on these two planes which are perpendicular to each other, this, and they will ask you to calculate the stress on any other plane which is inclined at a certain angle with the given plane like this. They are asking us to calculate the value of stresses which are present on this inclined plane which is present at an angle of theta with the given perpendicular planes. Then how you can calculate that? इट मीन्स दैट आपसे कहा जाता है कि आपको नॉर्मल प्लेन की स्ट्रेसेस प्रोवाइड की गई हैं. आपको उस प्लेन की स्ट्रेसेस निकालनी है जो नॉर्मल प्लेन से किसी एक सर्टेन डिग्री पे इंक्लाइंड है. इस प्लेन का स्ट्रेस निकालना है. स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन कैलकुलेट करना है. नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस, ध्यान से सुनना, टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, on to calculate the stresses on inclined plane, when stresses are given on two perpendicular planes, then the method is known as method of transformation. method of transformation बोला जाता है इस particular procedure को. that is, if you have been provided with the stresses on two perpendicular planes, two normal planes which are direct planes, and they will ask you to calculate the value of the stresses on any other plane which is inclined at an angle of theta with the given plane, then this is known as transformation. Remember one thing, the angle which we are considering here is basically the angle in anti-clockwise direction like this. This is the angle which is in anti-clockwise direction. हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल से एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं.
आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वट एवर फॉर्मूला वी विल यूज, वी विल ऑलवेज कंसीडर द एंगल विच इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द गिवन प्लेन, विच इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द गिवन परपेंडिकुलर प्लेन. तो फॉर्मूलाज में एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी अवर डेटम एंगल. अगर इफ दे विल प्रोवाइड द एंगल टू बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप फिर फॉर्मूला में थीटा यूज नहीं करोगे, माइनस थीटा यूज करोगे. क्यों? क्योंकि हम तो थीटा ये वाला लेके चल रहे हैं ना, वी आर कंसीडरिंग द थीटा टू बी anti-clockwise angle. And if they'll say कि you have to calculate the various stresses on any other plane which is inclined at an angle of this much clockwise, then in that case the formula you will use minus का theta. समझ में आ गया? Now let's see the formulas. फॉर्मूले की बात करते हैं. Formulas के लिए there are two different cases. There are two different cases. तो we have to consider the cases. वो cases पढ़ने से पहले let's understand some basic things. What are the basic things? First of all, we have to consider the sign convention. We have to understand the sign convention for stresses. साइन कन्वेंशन फॉर स्ट्रेस समझ लेते हैं सबसे पहले कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, कौन सा स्ट्रेस का पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा एंड व्हेन यू हैव टू कंसीडर द स्ट्रेस टू बी नेगेटिव. सबसे पहले द स्ट्रेसेस व्हिच इज फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, दीज आर नॉर्मल स्ट्रेसेस. सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं. देखो नॉर्मल स्ट्रेस में व्हाट विल बी अवर कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब होता है जनरल कंडीशन विच जनरली मेजर पॉपुलेशन फॉलो, जो जनरली लोग फॉलो करते हैं. मैंडेटरी नहीं होता है कि ऐसे ही करना, बट जनरली लोग इस चीज को फॉलो करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस की इफ यू कंसीडर और इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस, द नॉर्मल स्ट्रेसेस का इफ स्ट्रेस इज टेंसाइल then you will consider it to be positive, and if the stress is compressive you will consider it to be negative. This will be our sign convention. If it is tensile, consider it positive, otherwise negative. Now let's consider shear stress. shear stress, देखो अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करना है टेंसाइल का किसी एलिमेंट का, तो आई विल जस्ट मेक अ एलिमेंट लाइक दिस एंड आई विल से दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल. If I want to represent a compressive stress, this will be my compressive stress. This is the representation. Now let's understand the sign convention for shear stress के लिए. Let's consider this element. This is the element which we have considered. ये एक element हो गया हमारा, बड़ा वाला element हो गया. We have to consider the sign convention for shear stresses. Shear stresses, as I told you, will always be represented in a complementary form. Complementary form मतलब अगर मैं shear stress ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ इस plane पे, तो इस plane पे इसको ऐसे आना ही पड़ेगा. It means that shear stresses will always be like this, ऐसे और ऐसे रहेगा. Similarly, अगर shear stress पे इस plane पे बनाऊंगा, तो इसको बनाने के लिए मुझे इस एरो को दोनों को मिलाना ही पड़ेगा. तो shear stresses are always complementary in nature. Always remember that. If it will go like this, then it has to go like this. If it go like this, it has to move like this. So this is the, you can say that, representation of shear stress. ये normal stress का representation है, ये shear का है. But whether it is positive or negative element, how you have to decide that? For that you have to simply use the coordinate system. सीधा coordinate system use करना है. ये मैंने बनाया coordinate, ये मैंने बना दिए सीधे सीधे कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट में ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस एंड ये हो गया मेरा वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. फाइन. अब अगर यू आर कंसीडरिंग, यू आर गिविंग दिस एरो नंबर 1, दिस इज एरो नंबर 2, ये हो गया एरो नंबर 3 और ये हो गया एरो नंबर 4. सबसे पहले एरो नंबर 1 की बात करते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं वाई. एरो नंबर 1 पॉजिटिव वाई की तरफ है, ये 0 है, और पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है. तो पॉजिटिव 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 वाई पॉजिटिव एक्स, तो फाइनल इज पॉजिटिव. तो ये तो पॉजिटिव एरो है. इस एरो की बात करते हैं, एरो नंबर 2. ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है और पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है. वाई की तरफ देखो, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव. तीसरे की बात करते हैं. तीसरा एरो ये वाला है, थर्ड वाला, ये नीचे है, ये 0 के, इट इज like this in this position. तो ये negative y axis पे हो गया. जा किधर रहा है? Arrow is pointing to a negative x axis. Negative and negative, this will gives us positive. Fourth one, let's consider fourth one. It is on negative x axis, towards negative x axis, and moving towards negative y axis. This is again negative negative, this is positive. इसका मतलब if the arrows are like this, this will be a positive shear element. This will be a positive shear element for sure. Now let's consider what is negative shear element. वो भी समझ लेते हैं. इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना सब चीज समझ के. एरो को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर बना लिया जाए, for example, let's make the arrows like this. They can also ask you to represent the stress elements. You have to make the arrows like this. ऐसे बना दिया आपने. These are the arrows. Fine. These are the arrows. Now you have to represent these stress elements. आपको stress element बताना है. Let's consider this is 1 and this is, let's say that this is 2 and this arrow is 3 and this arrow is 4. हमें ये बताना है whether this is positive or negative. Let's consider for 1.
दिस इज x एंड दिस इज y, 1 के लिए 1 इज अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, तो y तो पॉजिटिव हो गया, x इज गोइंग टू अ नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव. लेट्स कंसीडर फॉर 2, it is along positive x axis and going towards negative y axis, positive negative, this is also negative. Let's consider for 3, 3 is going like this, it is negative y axis, positive x axis, positive x axis, negative y axis, क्या हो गया नेगेटिव. 4, 4 देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब दिस इज पॉजिटिव y axis, बट ये किस तरफ है नेगेटिव x axis, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट, दैट इज शियर स्ट्रेस इज नेगेटिव. अब बात आ गई एक छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कि भाई रिप्रेजेंट, अगर क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट, आपसे कहा गया नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स दिया मुझे 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा वाई दिया है मुझे माइनस का 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब दिस इज कॉम्प्रेसिव, दिस इज टेंसाइल, दिस इज कॉम्प्रेसिव. और आपसे क्या गया है शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, positive. Always remember that shear stress is represented like this only. Shear stresses, or actually these stresses, they are represented with two suffixes only. That's why stress is basically known as, stress is basically a tensor quantity. Tensor quantity का मतलब होता है it is a quantity which needs two suffixes for its representation. Tau xy का मतलब, tau xy मतलब x phase, this is phase and this is direction, this is x phase, y direction, this is a tensor quantity. tensor quantity जैसे एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डिग्री कितना होता है 0. एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, तो डिग्री हो जाता है 1 डिग्री. टेंसर हो जाता है, इससे मैग्नीट्यूड तो चाहिए, डायरेक्शन भी 2 डायरेक्शन चाहिए, 2 डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड, तो इट इज 2 डिग्री. टेंसर क्वांटिटी इज बेसिकली अ 2 डिग्री वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन से दैट. Fine, तो stress is a tensor quantity. Now we have to represent this element. हमें represent करना है, तो represent करने के लिए you'll just make an element like this. This is an element. Now sigma x you have to represent positive. So positive means this is sigma x 10 Newton per mm square. 30 sigma y negative. This is 30 Newton per mm square, तो sigma y हो गया. Now shear stress positive. अब देखो यहाँ पे हमने दो साइड कंडीशन देखे, दिस वाज नेगेटिव एंड दिस वाज पॉजिटिव, तब एरो ऐसे 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 मिलना, इट मींस नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव स्ट्रेस एलिमेंट, तो वी हैव टू शो लाइक दिस, दिस विल बी आवर positive shear stress element. This will be our positive shear stress element. Here you will write this is 9 Newton per mm square. This will be the representation of this element. Fine, so like this we can represent the element, and this is the sign convention. इसको अच्छे से revise करना. Now let's come to our topic back again. How to transform? Like they will provide us with the values. Like for example, this is the element, and for this element they are saying that this is a stress. This is also a stress in y direction, and they are saying that there are shear stresses also present, which is like this. Shear stresses is present, and the shear stress is present, which is a positive shear stress obviously. ये एक नॉर्मल प्लेन आपको दिया हुआ है, नॉर्मल प्लेन में आपको वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, दिस इज सिग्मा एक्स दे हैव प्रोवाइडेड अस, दिस इज सिग्मा वाई दे हैव प्रोवाइडेड अस, एंड दिस इज टाउ एक्स वाई they have provided us. These are the things which they have provided us. They are saying that we have to calculate the value of stresses with respect to this normal plane to the plane which is inclined at an angle of theta degree anti-clockwise with the given plane. तो आपको इस प्लेन पे निकालना है, इस पे अगर आप काटोगे किसी एलिमेंट को तो इस एंगल पे क्या स्ट्रेसेस आ रहे होंगे वो आपको बताना है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि इस प्लेन पे अगर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, वो स्ट्रेसेस हैं अगर इस प्लेन पे कोई एलिमेंट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट मैंने इस प्लेन पे काटा और इस एलिमेंट को मैं देखना चाहता हूँ सामने से, तो ये एलिमेंट मेरा कुछ ऐसे आ रहा होगा, और इस एलिमेंट पे अगर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज सिग्मा एक्स डैश अलोंग एक्स एक्सिस फॉर दिस एलिमेंट, सिग्मा वाई डैश अलोंग दिस एक्सिस फॉर दिस एलिमेंट, एंड लेट्स से दैट इसके अंदर एक और शेयर स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है जो टाउ एक्स डैश वाई डैश है. तो आप ये कौन सा प्लेन है, ये थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इससे जो इंक्लाइंड है वो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इस पे आ रहा होगा ये स्ट्रेसेस. तो अगर मुझे अब कैलकुलेट करना है तो आई विल से दैट कि दिस सिग्मा एक्स डैश, ये फॉर्मूला याद कर लेना आपको, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा प्लस ऊपर वाले का शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई sin 2 theta. Similarly, sigma y dash, if I will sigma y dash, so sigma y dash will be equal to sigma x plus sigma y divided by 2. इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा, अगेन माइनस का टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा. और शेयर स्ट्रेस भी निकालना है क्योंकि उस पर शेयर स्ट्रेस भी आ रहा है, तो टाउ एक्स डैश वाई डैश विल बी इक्वल टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. दिस विल बी द रिलेशन. ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आते हैं जो हमें तीन ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेशंस याद रखने हैं. अच्छे से इसको समझ के याद कर लेना है. ये तो होगा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले कि मुझे अगर वैल्यूज दी हुई हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, दैट इज द नॉर्मल प्लेन, एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर एनी अदर प्लेन, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज. ये सिंपल सी बात हो गई. ठीक. अब अगर बात करते हो इसी के आगे एक कॉन्सेप्ट की, तो एक यहाँ पे समझ में आ गया, ये ऊपर वाले प्लेन से किसी सर्टेन एंगल पे आपने एक प्लेन देखा, उस प्लेन पे आपकी ये वैल्यूज आ गई स्ट्रेस की. फाइन. अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है. नाउ व्हाट इज दैट स्पेशल केस? स्पेशल केस का मतलब ये होता है कि बाई चांस कि इफ दिस टाउ एक्स डैश वाई डैश बिकम्स इक्वल टू 0, for example this tau x dash y dash becomes equal to 0, then in that particular case you can say that this is minus cos sigma x minus sigma y divided by 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. This will become equal to 0. इसका मतलब यहाँ से what we can do is that we can calculate tan 2 theta, this is equal to 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. Remember one thing, whenever the shear stress, whenever, just understand my words को ध्यान से सुनना, जब भी किसी प्लेन पे shear stress की वैल्यू, जब भी किसी प्लेन पे shear stress की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो वो जो प्लेन होता है उस प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन. जब भी किसी प्लेन पे shear stress की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस प्लेन को बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन. और वो प्लेन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है? थीटा p डिग्री पे इंक्लाइंड होता है. समझ में आ रहा है? जब भी किसी प्लेन पे shear stress की वैल्यू, shear stress किसी भी प्लेन पे आपने निकाला था, ये कोई भी प्लेन था ना, इस पे अगर बाई चांस 0 हो जाता है तो वो प्लेन बन जाता है प्रिंसिपल प्लेन. और फिर ये जो एंगल है ये थीटा बन जाएगा थीटा p, जो एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, जिसको ऐसे इस फॉर्मूले से निकाला जाता है. सिमिलरली अगर प्रिंसिपल प्लेन आपको मिल जाता है जिसका एंगल थीटा p है और उस प्रिंसिपल प्लेन पे ताउ x डैश y डैश 0 है या shear stress 0 है, तो उस पे डेवलप होने वाले जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे, द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर, जो भी उस पे डेवलप हो रहे होंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर नोन एज principal stresses, and these stresses are denoted as sigma 1 and sigma 2. These stresses are either maximum or minimum. It means that यहाँ पे एक statement बहुत important objective point of view से आपको ध्यान रखना है. वो statement ये है कि if shear stress becomes equal to 0 on any plane, याद कर लेना इसको, on any plane, then that plane will be known as principal plane. That plane will be known as principal plane. And on principal plane the normal stresses are maximum or minimum. Those stresses are known as principal stresses. It means that अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पे सिग्मा x डैश और सिग्मा y डैश, ये बन जाएगा, this will become equal to sigma 1 and this will become equal to sigma 2. दिए बन जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस. कौन से? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. कब? जब स्ट्रेस हो जाएगा shear का 0. इसका मतलब on the plane of 0 shear stress, on the plane of 0 shear stress, the normal stresses are maximum. On the plane of 0 shear stress, the normal stresses are maximum. So if you want to analyze
द प्रिंसिपल प्लेन, इफ यू वांट टू एनालाइज द प्रिंसिपल प्लेन, तो आप ये कह सकते हो द प्रिंसिपल प्लेन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कह सकते हैं, शियर स्ट्रेस तो होगा नहीं, तो प्रिंसिपल प्लेन विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, दिस विल बी सिग्मा 1 and this will be sigma 2. There will not be any stress, that is shear stress present on this particular plane, only normal stresses will be present. यही होगा। ये कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया मेरा प्रिंसिपल प्लेन। इसमें ये जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होता है, दिस सिग्मा 1 और sigma 2, this can be calculated by a direct formula, that is this sigma 1 or sigma 2 is equal to sigma x plus sigma y divided by 2 plus minus under root of sigma x minus sigma y divided by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये सब क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए कैसे पता करना है ये देख लेते हैं। हमने अभी देखा था, आपने भी देखा था कि आपका टाउ एक्स टाउ वाई और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको यहाँ पे गिवन था। देखो आपने क्या किया था, ये आपको गिवन था प्लेन, दिस वाज द प्लेन व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू अस, ये प्लेन मुझे यहाँ पे दिया हुआ था। अब अगर मुझसे ये कहा जाता है, अब अगर मुझसे ये कहा जाता है कि मैं सीधा सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल दूं, और कब निकाल दूं? जब ये वाला प्लेन, ये जो मेरा ट्रांसफॉर्म प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है और ये एंगल थीटा थीटा भी, तो मुझे पता है ये सीधा प्रिंसिपल प्लेन है, ये सीधा प्रिंसिपल प्लेन बन के आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लेन कुछ ऐसा बन रहा होगा इस तरीके का। जब ये प्लेन ऐसा बन रहा होगा तो मैं सीधा ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सीधा ये फॉर्मूला कैसे? सीधी ये वैल्यू उठाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई यहाँ पे पुट कर दिया, तो मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल जाएंगी सीधा इस फॉर्मूले में लगा के। एक बार प्लस लगाओगे तो सिग्मा 1 मिलेगा, माइनस लगाओगे तो सिग्मा 2 मिलेगा। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बट तभी जब ये प्रिंसिपल प्लेन है। कब होगा ये प्रिंसिपल प्लेन? दिस विल बिकम प्रिंसिपल प्लेन ओनली व्हेन दिस टाउ एक्स डैश वाई डैश बिकम्स इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल नॉट बी द प्रिंसिपल प्लेन। फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये प्लेन गिवन है जो प्रिंसिपल प्लेन है, इस प्रिंसिपल प्लेन से ध्यान समझते समझते रहना, एक और किसी एंगल पे प्रिंसिपल प्लेन से एंगल ले लो, प्रिंसिपल प्लेन से किसी थीटा एंगल पे एक और प्लेन बनता है, उस प्लेन पे अब स्ट्रेसेस निकल के आते हैं, जो कोई और प्लेन बनता है उस पे स्ट्रेसेस अब उस पे निकल के आ रहे हैं, मान लो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई। कंफ्यूज मत होना, ये नोटेशन से, नोटेशन एक्स वाई का मतलब है ये चीज अननोन, तो पहले ये चीज अननोन थी तो मैंने नोन किया उससे कैलकुलेट करके। अब मान लो मुझे कहा जा रहा है, इसको अब आप भूल जाओ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब आप इसको भूल जाओ सबसे पहले कि भाई ये तो चलो ठीक है छोड़ो इसको। अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को प्रिंसिपल प्लेन गिवन है और मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई कोई और प्लेन है जिसपे कोई अननोन स्ट्रेसेस इतने डेवलप हो रहे हैं जो प्रिंसिपल प्लेन से थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, वो बता दो क्या स्ट्रेसेस हो। कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला लगता है? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या निकाला था ट्रांसफॉर्म करने का, जब ये वैल्यू मुझे गिवन थी, ये मुझे गिवन था, ट्रांसफॉर्म कैसे किया था? सिग्मा एक्स डैश किसी और प्लेन पे एक्स प्लस वाई अपॉन टू पहले वाले का प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉस प्लस टाउ एक्स वाई, वही सेम यहाँ पे करना है। यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे जो टाउ एक्स वाई चल रहा था, ये वाला टाउ एक्स वाई, ये यहाँ पे है ही, दिस टाउ एक्स वाई इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो यहाँ शियर स्ट्रेस ही नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो यहाँ सिग्मा एक्स विल बी, ये वाला सिग्मा है, दिस विल बी sigma 1 plus sigma 2 upon 2 plus sigma 1 minus sigma 2 upon 2 cos 2 theta। sigma y बता दो कितना आ जाएगा? sigma y is equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 minus का sigma 1 minus sigma 2 upon 2 cos 2 theta। और tau xy कितना आ जाएगा? tau xy is equal to minus का sigma 1 minus sigma 2 by 2, ये आएगा ना sin 2 theta। अब इसमें टाउ वाला तो टर्म ही नहीं है, तो टाउ वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ ये बचा, इतना इतना पार्ट बचा, सीधे ये टाउ वाला पूरा हट गया, टाउ है नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। फाइन। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में स्ट्रेसेस तीनों गिवन थे और किसी और वैल्यू पे किसी और प्लेन पे स्ट्रेसेस निकालना था, तो दैट वी हैव कैलकुलेटेड लाइक दिस। बट वहाँ स्पेशल केस ये बन गया कि अगर बाई चांस किसी और प्लेन पे जिसपे आपने निकाली है स्ट्रेसेस की वैल्यू, वहाँ शियर स्ट्रेस 0 हो गया, तो फिर वो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन बन जाता है। प्रिंसिपल प्लेन बन जाता है तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, शियर स्ट्रेस नहीं। हाँ, अगर प्रिंसिपल प्लेन गिवन है और उससे किसी एंगल पे प्लेन पूछा है तो स्ट्रेस इतनी आ जाएंगी, कहीं से भी कैसे भी निकाल सकते हो। अब इसका भी एक स्पेशल केस है, इसका भी एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि भाई जब प्रिंसिपल प्लेन गिवन है और किसी और प्लेन पे स्ट्रेस निकालना है। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? अभी तक आपने पहला पार्ट ये पढ़ा है व्हेन जनरल प्लेन इज गिवन, एक जनरल प्लेन गिवन था आपको, प्लेन आपको गिवन था और किसी और जनरल प्लेन पे स्ट्रेसेस निकालने थे, वो आपने ऊपर निकाल लिए, ठीक है। दूसरा आपने केस ये पढ़ा कि भाई एक प्रिंसिपल प्लेन गिवन है मुझे
और किसी एक जनरल प्लेन पे स्ट्रेसेस निकालना, ये दूसरा पढ़ लिया। अब इसका एक स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस क्या है कि अगर बाई चांस प्रिंसिपल प्लेन से जो कोई और प्लेन जिस पे आप वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो, उस प्लेन का ये जो एंगल है थीटा, ये बाई चांस हो जाता है 45 डिग्री और 135 डिग्री। बाई चांस द प्लेन which you are considering with respect to principal plane, the angle of that plane becomes equal to that of 45 or 135 degree, then in that case this tau xy, will become, क्या हो जाएगा, tau xy is equal to माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 साइन 245 मतलब साइन 90 मतलब 1. It means that whenever, always remember that whenever from the principal plane, ध्यान से एक एक वर्ड ध्यान रखना, whenever from the principal plane the angle theta becomes equal to 45 degree or 135 degree, then that plane is known as the plane of maximum shear stress, with a maximum shear value of tau xy or tau max equal to mod of sigma 1 minus sigma 2 upon 2. mod क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ माइनस था, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज बेसिकली माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 और मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। किस प्लेन पे होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? उस प्लेन पे होगा जो प्रिंसिपल प्लेन से 45 या 135 की डिग्री पे इंक्लाइंड है, उस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 45 डिग्री पे होगा प्रिंसिपल प्लेन से ही नापना है इसको, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल प्लेन से ही बात करता है। ये तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब हुआ? जब डिग्री थीटा 45 हो गया। अब थीटा अगर 45 हो गया तो cos 90 0, इसका मतलब उस केस में अगर टाउ का प्लेन मैक्सिमम हो जाता है जिसपे इतना शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितने होंगे? नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 उस प्लेन पे, और सिग्मा y भी कितना हो जाएगा? दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। देखो इधर, if the shear stress become maximum when the angle become 45 degree, then in that case this term will become 0, cos 90 0, तो सिग्मा x इतना हो गया, सिग्मा y इतना हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज, एक स्टेटमेंट और क्लियर हो गया, that on the plane of maximum shear stress, ध्यान रखना, on plane of maximum shear, the normal stresses are नॉन जीरो मतलब एग्जिस्ट करते हैं, and these stresses are equal, सेम है ना, and alike, नेचर भी सेम है। देखो, these stresses are equal and alike, and these stresses are non zero, but on plane of normal maximum stresses, अगर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता है तो शियर स्ट्रेस कितना होता है? जीरो। उल्टा होता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम शियर है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस नॉन जीरो होंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है तो वो प्रिंसिपल प्लेन हो गया, उसमें शियर हमेशा जीरो होता है। मैक्सिमम शियर कब होता है? जब प्रिंसिपल प्लेन से कोई भी प्लेन 45 डिग्री पे होता है। प्रिंसिपल प्लेन कौन से एंगल पे होता है? प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी एंगल पे होता है, जब किसी भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाता है? जीरो। दोबारा से देखना, एक एक पॉइंट नोट करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, और समझने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप इसको ध्यान से नोट डाउन नहीं करोगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक दो बार इसको और देख लेना, एकदम दिमाग में छप जाएगा। फाइन, तो दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। नहीं पता, याद नहीं बचता। कैलकुलस नहीं था तो रिवॉल्यूशन वाला था, एरिया वॉल्यूम निकालना था उसका, क्या कहते हैं,